नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कास्ट का क्या असर पड़ता है जब भी हम हमारी तैयारी करते हैं। और आज 75 साल से ज़्यादा का समय हो गया हमें इंडिपेंडेंट हुए, रिजर्वेशन क्या अभी भी ज़रूरी है? देखो, ये दोनों सवाल हर कोई एस्पिरेंट के दिमाग में सेट है। कारण क्या है? क्योंकि या तो आप रिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से होंगे, तो डेफिनेटली ये सवाल तो आता ही है। रही सही में सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एससी और एसटी की क्रिमिलेयर को लेकर के भी सवाल गया था, पिटीशन गई थी कि भाई आपने जजमेंट दे दिया अगस्त 2024 में कि भाई अब जिस तरीके से ओबीसी के अंदर क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट है वो चीज़ यहां पर भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। 6 महीने बीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 से वर्डिक्ट दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अपने लेवल पर आप इंप्लीमेंट करो इन चीज़ों को भाई। बट अभी तक कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई। पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक तरीके से यूं कह दिया, देखो हमने हमारा काम कर दिया, बाकी जो है सारा का सारा गवर्नमेंट्स के पाले में है, संसद और विधानसभाओं के पाले में है, वो डिसाइड करे रिजर्वेशन को किस तरीके से रैशनलाइज करना है। तो देखो, हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कास्ट का जो मैकेनिज्म है या क्या रोल प्ले करता है हमारे देश में। सबसे पहली बात, कास्ट को एक यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे भी देखा जाता है, तो वहीं पर फैक्शंस में डिवाइड करने का काम भी कास्ट कर देती है। जैसे कि एक कास्ट के लोग एक साथ बैठते हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट की तरह मिलकर काम करें, किसी भी पर्टिकुलर गांव की बात करें, तो लोग इकट्ठा होकर के जब अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए काम करता है ना, तो वो यूनिटी का काम कर जाती है। बट वहीं पर जब हम हिस्टोरिकल एक तरीके से प्रॉब्लम्स का अकाउंट उठा करके देखें, तो वहां पर कास्ट है वो अपर और लोअर में डिवाइड होती हुई दिखाई पड़ती है। राइट। सिमिलर मैनर में ही कास्ट के लिए एक बात और बोली जाती है कि कास्ट जो है वो एक इनइक्वालिटी का सोर्स भी है। वहीं पर दूसरी तरफ जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उनको अगर हमें अपलिफ्ट करना है तो उनको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो देनी पड़ेगी ना, कि हाँ भाई इन लोगों के साथ में बहुत बुरा हुआ था समाज में, इन लोगों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है हमें, तब जाकर के हम इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे, डेवलप्ड इंडिया बना पाएंगे। तो ऐसे में वे टू एड्रेस द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, तो वो भी कहीं ना कहीं गांवों के अंदर कास्ट वाला मैकेनिज्म आ जाता है। अब देखो, सवाल ये आता है कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया। तो रिजर्वेशन सीधी बात है, इस तरीके से अगर गांव में हम जाकर के देखें, क्योंकि हमारा रूरल सोसाइटी ज्यादा है, अभी भी आप देखेंगे 70% के लगभग पॉपुलेशन हमारी गांव में रिजाइड करती है। मोटी मोटी बात करें तो आप 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे में हमें जो लोग भी डिप्राइव्ड हैं, बेनिफिट्स को यू एक्सेस नहीं कर पाए, उनको हमें अपलिफ्ट करना है। और इसके पीछे एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं बताना चाहूंगा, वो है नॉन ट्रांजिशन या फिर रिजिडिटी। क्योंकि एक होता है कि आप अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में आप ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर पाते हैं, ठीक है, रिजिडिटी, ठीक है, अपग्रेड कर पाते हैं और आप लोअर से अपर स्केल पे जा सकते हैं, जैसे कोई जॉब भी करते हैं तो वहां पर। बट कास्ट सिस्टम में ऐसा ट्रांजिशन जो था वो खत्म हो गया, और उसकी वजह से एक बर्थ का जो आइडेंटिटी मिलने लग गया कि आप ब्राह्मण फैमिली में हो, क्षत्रिय में हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, जिस भी फैमिली में आप जन्म लोगे उसी का आपको टैग मिल जाएगा, चाहे आप में काबिलियत कुछ भी हो। तो ये जो रिजिडिटी थी ना, इसने पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और फिर बाद में इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया डिवाइड एंड रूल के कॉन्सेप्ट में। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि हमारे समाज को भी अगर हम दो प्रिज्मों के हिसाब से देखें, दो लेवल के हिसाब से, एक तो होता है रूरल, एक होता है अर्बन। तो रूरल एरियाज में तो आपको जनरली देखने को मिलेगा कास्ट के बेसिस पे एक एक गैप, अपर लोअर। अर्बन एरियाज में आपको कास्ट के बेसिस पे दिखेगा कि हाँ भाई इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप वीकर हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे यहां पर रिजर्वेशन की जो मैकेनिज्म है वो भी रन होती है। शुरुआत देखें तो एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था, वो इसलिए क्योंकि वो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड थे, क्योंकि समाज में उनको आगे आने का मौका ही नहीं दिया गया। और सच्चाई क्या है कि आज भी हमारे गांवों में जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको बराबर बिठा करके चाय पानी पीने तक का अधिकार नहीं दे रखा। आज भी 75 साल बीत चुके हैं। तो ये चीजें अभी भी उस तरफ इशारा करती हैं कि जो चीजें सोच करके रिजर्वेशन स्टार्ट किया था, क्या वो आउटकम हमें मिल रहे हैं या नहीं, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। तो देखो, गांव का सिनेरियो कुछ ऐसा। फिर उसके बाद में आपको पता है ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था 1991 में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। राइट। तो वो रिजर्वेशन दिया गया था अगेन सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बट क्या है कि ओबीसी के अंदर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि अपने आप में बहुत एडवांस्ड हैं, इकोनॉमिकली भी बहुत वेल टू डू हैं, तो उन लोगों को एक्सक्लूड करने के लिए क्रिमिलेयर कॉन्सेप्ट ला दिया गया इंदिरा साहनी केस जो था उसमें, जो कि हमने प्रीवियसली पूरा अच्छे से डिस्कस किया। आप जा करके वीडियो वाले सेक्शन में जाइए, आप देख सकते हैं इजीली, वहां पर अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है मेरा। ठीक है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स भी अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।
सो द पॉइंट इज कि आप यहां पर देखिए कि क्रीमी का कॉन्सेप्ट वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई आपकी फैमिली अगर 8 लाख से ज्यादा पैसा कमा रही है तो आपको फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एक एंगल जो था वो सोशियो एजुकेशन के अंदर इकोनॉमी का ओवर ऐड कर दिया। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104वां अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दिया गया। दैट मींस कि जो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी कम्युनिटीज, जो भी जातियां, ठीक है, बट उनकी फैमिलीज के अंदर एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम है, ठीक है, सालाना। तो ऐसे में उनको थोड़ा सा बेनिफिट अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जमाना है अर्थ का, अर्थ अगर नहीं होगा तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, राइट? तो उसके लिए फिर बाद में गवर्नमेंट ने ये देखा कि चलो ठीक है, अब इकोनॉमिकली भी हमें अपलिफ्टमेंट की तरफ जाने की जरूरत है। अल्टीमेटली हमें सोशियो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली सारे अधिकार, सारी लिबर्टी इंश्योर करनी है। तो ऐसे में फिर इकोनॉमी को भी हमें ध्यान रखना होगा। आज के जमाने में इकोनॉमी को इग्नोर करना बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकती है। तो आज के टाइम पर SC, ST, OBC, EWS, इनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके थीम क्या है? सोशियो एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली। बट पॉइंट इज कि समाज में क्या रिजर्वेशन से अपलिफ्टमेंट हुआ है? तो आपका आंसर होगा यस। बहुत सारी कम्युनिटीज को बेनिफिट मिला है या कुछ कम्युनिटीज को बेनिफिट मिला है। बट अभी भी जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जिनको रिजर्वेशन कंटिन्यू चाहिए, जो वाकई में नीड में है, उन लोगों को अभी तक भी फायदा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर भी कैटेगराइजेशन हो गया कि किसने बेनिफिट ले लिया, अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया, और कौन अभी भी डिप्राइव्ड है। तो यहां पर एक प्रॉपर, कहते ना कि रिव्यू की जरूरत है। हमें रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को जिस इंटेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था उस इंटेंट को बिल्कुल भी भुलाना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? हम चाहते हैं कि सोसाइटी में कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने वैसे अगस्त 2024 में 6-1 से वर्डिक्ट दे दिया था। क्या कहा कि जिस तर्ज पर ओबीसी के अंदर क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट होता है, सेम तर्ज के ऊपर SC ST के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि SC ST में कुछ कम्युनिटीज को बहुत बेनिफिट हो गया और बहुत सारी कम्युनिटीज जो कि डिजर्व करती हैं ज्यादा बेनिफिट, वो अभी भी डिप्राइव्ड है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम हम खत्म करना चाह रहे थे इनइक्वालिटी की, वो इनइक्वालिटी एक माइन्यूट लेवल तक इंट्रूड हो गई और आगे बढ़ गई है। तो आप बताओ यहां पर रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को यहां पर हाईलाइट भी किया। अब देखो, रिजर्वेशन का जो कुछ भी आगे होना है वो सिंपल डिपेंड करता है लॉज पर। या तो पार्लियामेंट लॉ बनाए सेंट्रल रिजर्वेशन के लिए, या फिर स्टेट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो अपने हिसाब से लॉज बनाए। बट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये फिर मामला वोट बैंक वाला हो जाता है। इसकी वजह से इन चीजों को करेक्ट करने की कोई सोचता तक भी नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। बट आगे अगर देखें कि रिजर्वेशन शुरू कहां से हुआ था, तो वो हमें समझना होगा। होता क्या है कि 1909 में मॉडले मिंटो जो एक्ट आया था उसके तहत कम्युनल, एक तरीके से कम्युनल सिस्टम हो गया था स्टार्ट, जिसमें मुस्लिम्स के कैंडिडेट खड़े होंगे और उनको वोट भी मुस्लिम करेंगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारे देश के 3 टुकड़े हो गए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, ठीक है, जिसमें 2 टुकड़े पाकिस्तान को मिले, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, और हम रह गए थे। इसी तर्ज को, डिवाइड एंड रूल को, कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें यह कहा कि भारत के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, हिंदुओं के अंदर भी, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट आज हम बोलते हैं, उन लोगों को हमें अपलिफ्ट करने की जरूरत है और उनको सेपरेट मैकेनिज्म दे देना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे जैसे मुस्लिम्स को हमने 1909 में दिया। जैसे ही ये बात गांधी जी को पता पड़ी तो गांधी जी फिर एक तरीके से प्रोटेस्ट पे उतर गए, और इस बात को लेकर के डॉक्टर BR अंबेडकर बिल्कुल एडमेंट थे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस तरीके से बहुत मुश्किलों से निकल करके आगे बढ़ा हूं, मैं जानता हूं मेरे समाज के लोगों को कितनी परेशानी होती है। बट गांधी जी ने फिर बाद में अपनी तरफ से कुछ ऐसे पैतरे, अहिंसा वाले जो भी थे कॉन्सेप्ट, वो उन्होंने अप्लाई किया कि भाई बात ऐसी है कि अगर इंडियन सोसाइटी के अंदर एक और डिवीजन हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, मुस्लिम्स ऑलरेडी हमसे बहुत दूर जा चुके हैं, ये बात इनके द्वारा कही गई। फिर इस बात को डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने माना। अल्टीमेटली ये कहा गया कि हिंदूज के लिए जो भी प्रोविजन होंगे उनके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट और जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब के इंडिविजुअल्स होंगे उनके लिए अप्रोप्रिएट सपोर्टिव एफर्ट्स किए जाएंगे, और वहीं से शुरुआत हो गई हमारी एक तरीके से रिजर्वेशन की। ये जो एग्रीमेंट हुआ था एक तरीके से गांधी जी और BR अंबेडकर जी की बातचीत के बाद में, जिसमें हिंदुओं की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी था, डिप्रेस्ड क्लास की रिप्रेजेंटेशन भी थी, लगभग 23 जने वहां पर प्रेजेंट थे जिन्होंने मिलकर के इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसको पूना पैक्ट बोला गया। और उसी की तर्ज पर आज हम रिजर्वेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जो भी हमने बैकवर्डनेस कंटिन्यू की है उसको हमें करेक्ट करना जरूरी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जरूरत है। और आज अगर हम 75 साल बाद देखें तो वो चीज आज भी कंटिन्यू है, जबकि जब रिजर्वेशन एड ऑन किया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए थे, तो शुरुआत के 10 सालों के लिए किया गया था, और 10 साल का वो जो मामला है वो 75 साल तो खींच चुका है। तो अब आप देख लो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के हत्ते कितने बुरे तरीके से ये इशू चढ़ चुका है।
दूसरी बात कि यहां पर जो चीज हमें करेक्ट आउट करनी थी, दैट वाज इनइक्वालिटी, वो अगर ही ठीक नहीं हो रही तो फिर रिजर्वेशन के ऊपर भी सवाल उठते हैं। बट इनइक्वालिटी मोर और लेस ठीक हुई है। आज हमें केवल इस पर रिव्यू करने की जरूरत है। जिन लोगों को बेनिफिट मिल गया उनको हटाओ और जिनको नहीं मिला उनको बेनिफिट दो। फिर चाहे आप सोशली देखो, एजुकेशनली देखो, इकोनॉमिकली देखो, और वही चीज मोर और लेस अभी गवर्नमेंट करती हुई दिखाई भी पड़ रही है। बट पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में एससी एसटी क्रिमिनल का कब शुरुआत होगा, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था कि कैसे हम हमारी तैयारी के टाइम पर इन चीजों को देखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 2 नंबर कम रहने की वजह से एक अनरिजर्व कैटेगरी का इंडिविजुअल जब फेल हो जाता है तो उसको यूं लगता है कि यार 2 नंबर की वजह से मैं फेल हो गया, जबकि वहीं पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर एक इंडिविजुअल, वो जो फेल हुआ ना अनरिजर्व कैटेगरी का, उससे 5 नंबर कम है तो भी वो सेलेक्ट हो रहा है, आगे जा रहा है, आगे की स्टेज पे पहुंच रहा है। तो बड़ा दिल तोड़ने वाली बात है। बट हमें यहां पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा। वो क्या है कि हमारा पास्ट क्या था, हम किस तरीके से जर्नी करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं। हमें अगर यूनाइटेड कंट्री बनाए रखना है तो ऐसे में कुछ टूल्स हमें तैयार करने होंगे। इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस समझना होगा। हमें जो ज्यादा नीड में है उसको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है, इस पर काम करना होगा, और इसी का एक नाम है रिजर्वेशन। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। और मैं बता दूं पीडब्ल्यू ओनली की तरफ से आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के जो एस्पिरेंट्स है वो संकल्प और टाइटन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 वाले प्रहार और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस भी होगा, सी सेट भी होगी। डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस की आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू और वैसे आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर वाली। इसके अलावा आपको ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। और लास्ट में जाते जाते आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है कि ये जो मंडल कमीशन की जो मैंने बात बताई थी, उसमें मंडल जो थे वो ओपी मंडल थे, बीपी मंडल थे, सीएल मंडल थे, या इनमें से कोई से भी नहीं थे। जवाब आप जरूर कमेंट करेंगे और मैंने बताया आपको आप अपनी राय भी जरूर दें इस मामले में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।